हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया जो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था और उनके साथ फास्फेटीकरण कैसे होता है, मतलब फास्फेट कैसे बनता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जल अपघटन अभिक्रिया फोटोन के माध्यम से कैसे होती है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2, जिसमें लघु आपका तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य कैसे काम करता है, इन सभी की जानकारी पिछले क्लास में मैंने आपको दिया था। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे स्पेशली कि प्रकाश तंत्र के द्वारा किस फॉर्म में आपका फास्फेटीकरण की क्रिया संपन्न होती है, अर्थात क्या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रकाश फास्फेटीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया और साथ में प्रकाश फास्फेटीकरण, फास्फेटीकरण। ठीक है, यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और प्रकाश फास्फेटीकरण, यह पूरी क्रिया कैसे होती है, इनके बारे में हम लोग को आज के क्लास में जानना है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात कीजिएगा तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो प्रकाश तंत्र की बात करेंगे, जो कि प्रकाश तंत्र मैंने आपको बताया था दो प्रकार के, प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, और उसमें बात करेंगे हम लोग प्रकाश का फास्फेटीकरण, अर्थात क्या एडीपी से एटीपी बनने तक का सफर हम तय करेंगे किसके माध्यम से, प्रकाश फास्फेटीकरण में, अर्थात कि ट्राइफॉस्फेट जो बनेगी वह किस फॉर्म में बनके तैयार होगी, इनकी चर्चा करेंगे। यानी बातें दो हो रही है कि प्रकाश तंत्र के अंदर, अर्थात कि वर्णक तंत्र 1, वर्णक तंत्र 1 और वर्णक तंत्र 2, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह फास्फेटीकरण की क्रिया किस किस फॉर्म में काम करेगी। क्लियर है आप लोग को, अर्थात कि रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और प्रकाश फास्फेटीकरण कैसे काम करेगा। ठीक है, चलिए जरा से स्टार्टअप करते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए बात करेंगे प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र 2 में यह काम होगा कैसे। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करेंगे, मैंने बताया था आपको कि वर्णक तंत्र 1 के अंदर दो प्रकार की तरंग दैर्घ्य होती है, एक तो होती है लघु तरंग दैर्घ्य और एक होती है आपकी दीर्घ तरंग दैर्घ्य। ठीक है, दो तरंग दैर्घ्य की चर्चा हमने किया था। लघु तरंग दैर्घ्य के अंदर मैंने बताया था कि बैगनी वाले अर्थात कि अल्ट्रा वायलेंट वाले जो रे आपका जो रेज होंगी, जो किरणें होंगी, उनकी लघु तरंग दैर्घ्य होगी। दीर्घ वाले की बात मैंने बताया था कि इंफ्रारेड जो होगा, इंफ्रारेड जो होगा, उनकी आपकी तरंग दैर्घ्य दीर्घ होंगी। तो ये वर्णक तंत्र 1 के अंदर बताया था आपको। इसके अंदर बताया था कि क्लोरोफिल का ए, ये इसलिए बता रहा हूं कि इन्हीं का यूज यहां पे होगा अभी। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए के अंदर आपका 683, ये क्लोरोफिल एक वर्णक रहता है। उसके अलावा P700, P700 ये आपके वर्णक पाए जाते हैं। इन दोनों वर्णक की उपस्थिति में आपकी जो प्रकाश तंत्र होती है ये अवशोषित होती है, और अवशोषित होती है तो यह प्रकाश जब अवशोषित होगी, तो प्रकाश जब अवशोषित होगी और अवशोषित करके एडीपी से एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो यह फॉर्म, यह क्रिया जो होगी, इसी क्रिया को हम फास्फेटीकरण के नाम से जानेंगे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि बताइए फास्फेटीकरण किसे कहते हैं, फास्फेटीकरण क्या होता है। तो याद रखना है आपको कि लघु तरंग दैर्घ्य, दीर्घ तरंग दैर्घ्य, मतलब सीधे शब्दों में कहेगी प्रकाश तंत्र से प्राप्त जो फोटोन होते हैं, प्रकाश तंत्र से हमें प्राप्त क्या होगा, तो फोटोन प्राप्त होगा, क्योंकि फोटोन के ही आपके जो एनर्जी है जिसे हम लोग क्वांटम कहते हैं, और इसी क्वांटम से जो आपका क्लोरोफिल ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना की वजह से एनर्जी निकलती है, और इसी
एनर्जी के कारण एडीपी जो होगा एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, फास्फेटीकरण के नाम से जानते हैं। यानी क्या कि फोटोन के द्वारा एडीपी से एटीपी तक बनने की संपूर्ण क्रिया को हम फास्फेटीकरण के नाम से जानते हैं। क्लियर है आप लोग को? मतलब किसकी वजह से? फोटोन की वजह से। क्योंकि सारा कहानी जो रटेगा वो कौन रचेगा? ये फोटोन ही रचेगा। न फोटोन आएगा, न एनर्जी आएगी, न इलेक्ट्रॉन एक्टिव मोड में आएगा। और न जब इलेक्ट्रॉन एक्टिव मोड में नहीं आएगा तो समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यह फोटोन का मेन रोल है। फोटोन की वजह से ही आपकी ये सभी इनकी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह उत्तेजित अवस्था में आएंगे और इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना की वजह से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? फास्फेटीकरण कहेंगे। अब इसके अंदर भी दो प्रकार की क्रिया होती है। जो फास्फेटीकरण की क्रिया भी है तो इसके अंदर भी दो प्रकार की क्रिया होती है। और दो प्रकार की कौन कौन क्रिया होती है तो समझ लीजिए जरा। एक को हम कहते हैं चक्रीय फास्फेटीकरण, चक्रीय फास्फेटीकरण, चक्रीय फास्फेटीकरण, और दूसरा होगा अचक्रीय फास्फेटीकरण, अचक्रीय फास्फेटीकरण। दो प्रकार की हो गई, चक्रीय और अचक्रीय फास्फेटीकरण। तो इस दोनों क्रियाओं को हम समझेंगे कि चक्रीय फास्फेटीकरण में क्या होता है और अचक्रीय फास्फेटीकरण के अंदर क्या होगा, इनके बारे में। जिस तरह से मैंने बताया था प्रकाश तंत्र के अंदर जो वर्णक तंत्र होता है, जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उनके अंदर भी चक्रीय और अचक्रीय बताया था। तो यहां पर भी हमें जानना है कि चक्रीय फास्फेटीकरण और अचक्रीय फास्फेटीकरण होता क्या है और ये क्रिया संपन्न कैसे होती है। चलिए देखते हैं चक्रीय फास्फेटीकरण को, फिर देखेंगे अचक्रीय फास्फेटीकरण क्रिया को। ठीक है, पहले केस को हम लोग जानेंगे। किसके बारे में? चक्रीय फास्फेटीकरण का पहला केस हम लोग जानेंगे। देखेंगे कि पहले केस में क्या देखने को हमें मिलता है। तो इसमें क्या बात करने वाले हम लोग? तो इसमें बात करेंगे चक्रीय, यानी फर्स्ट नंबर जो हम लोग देखेंगे इसका, ये क्या देखेंगे? चक्रीय इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण एवं क्या? तो आपका फास्फेटीकरण, यानी प्रकाश का फास्फेटीकरण, प्रकाश फास्फेटीकरण। क्लियर है? इस बात को हम लोग समझेंगे। जरा ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहां पर क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं। क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ए के अंदर एक वर्णक है, जो वर्णक कौन सा है? तो P700। क्लियर है आप लोग को? यहां तक क्लियर है? ये P700 है। अब ये क्लोरोफिल ए के अंदर P700 है तो यहां पर अटैक होगा, एक अटैक होगा। और अटैक कौन करेगा? तो फोटोन करेगा। कौन करेगा अटैक? तो फोटोन इस पर अटैक करने वाला है। और फोटोन जब अटैक यहां से करेगा तो फोटोन अटैक करने के कारण यहां से P700 से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वह यहां पर जाएगा किसके पास? तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाएगा, जो प्राइमरी रूप से, प्रथम रूप से ग्राही होगा उसके पास। यानी सीधे शब्दों में कहे तो यह पहुंचेगा प्राथमिक ग्राही के पास। कहां पहुंचेगा? प्राथमिक ग्राही के पास ये पहुंचेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन, फोटोन यहां पे पड़ा और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर हो गया। यहां से दो फोटोन ऊपर से अटैक कर रहा है, ये दो फोटोन ये बाहर से अटैक कर रहा है और इनकी वजह से यहां पर दो इलेक्ट्रॉन निकलकर यह प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला गया। जाने के पीछे रीजन है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से मुक्त हो रहा है तो उसके पास, उसके नजदीकी में जो भी उसे ग्रहण करने वाला होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वो ले लेगा। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और प्राथमिक ग्राही ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है,
अब यहां से जब आगे भागा प्राथमिक ग्राही से, तो यह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि मैंने बताया था कि जो ऊपर से तरंग दैर्घ्य आ रही हमेशा एक स्पीड में नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी चेंज होगी। तो इनके पास इनके स्टेजेस से आगे बढ़ गया, तो ये आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया तो किसके पास भेज दिया, तो ये भेज दिया फेरेडॉक्सिन के पास। किसके पास भेज दिया, फेरेडॉक्सिन के पास। बात समझ में आ रही है? पहले कहां पहुंचा था, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और ये भेज दिया फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन जो था फिर इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाया, कहा भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आप ही ले लो, आगे बढ़ा लो, है ना जी। तो यह आगे बढ़ा दिया, तो यह कहां चला गया, आगे बढ़, यहां पहुंच गया प्लास्टोक्विनोन के पास। कहां पहुंचा, प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंच गया। अब जब ये प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचा फेरेडॉक्सिन से, तो यहां पे एनर्जी की, अर्थात की एटीपी की एनर्जी कुछ रिलीज यहां पर होने वाली है। ठीक है, यह जो एनर्जी यहां पे, एनर्जी जिस एनर्जी के कारण यहां पर आई है, तो यहां पर ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा मुक्त होगी, ऊर्जा की मात्रा इस स्टेज में मुक्त होगी। कहां पे गया, पहले P700, P700 से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, यहां पे गया प्राइमरी एक्सेप्टर के पास P700 से। उसके बाद क्या, यहाँ पे आपका फेराडॉक्सिन के पास गया, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, लेकिन एनर्जी आपका रिलीज कहां हुआ, जब फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में गया, तब जाकर आपको एटीपी की थोड़ी सी एनर्जी आपको मुक्त हुई, अर्थात की एनर्जी निकली। अब जब प्लास्टोक्विनोन में पहुंच गया, तो यह आगे कहां जाएगा, बढ़ेगा साइटोक्रोम के पास। कहां जाएगा, ये बढ़ेगा आगे की तरफ, और आगे बढ़ के पहुंचेगा साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अब जरा सोचिए कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या होता है। थोड़ा सा इधर मैं समझा देता हूं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जितने भी जीवित आपकी कोशिकाएं हैं, सभी में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। इनका कलर जो होता है वह देखने में रेड रहता है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहे तो हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन की तरह यह भी आपका एक तरह से समान फॉर्म में यह कार्य करता है। यह साइटोक्रोम के अंदर इनकी भी वैरायटी अलग अलग होती है, B, C, D, E, K। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में ये भी आपके पाए जाते हैं। और साइटोक्रोम जो होगा वह सभी के सभी, साइटोक्रोम जो होगा यह सभी के सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है आप लोग को साइटोक्रोम के बारे में? साइटोक्रोम मतलब सीधे शब्दों में कहे एक रंगक, अर्थात की कोशिका का रंगक, और ये कोशिका का रंगक साइटोक्रोम ये सभी कोशिकाओं में पाया जाएगा। जितनी भी जीवित कोशिका होंगी सभी कोशिकाओं में यह मिलेगा। तो कहां पहुंच गया अब यहां पे प्लास्टोक्विनोन के बाद यह पहुंच गया कहां पे, साइटोक्रोम के पास पहुंच गया। अब साइटोक्रोम के पास यहां पहुंचेगा, तो फिर यहां पर एटीपी आपको कुछ रिलीज होगी, कुछ एटीपी यहां भी बन के तैयार होगा। क्लियर है आप लोग को? अर्थात कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास भी एटीपी निकलेगा। क्लियर है? देखिए, तो यहां पे साइटोक्रोम हो गया, साइटोक्रोम के बाद आपका कॉम्प्लेक्स एटीपी बन गया, और यहां से जब निकलेगा तो यह आगे बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका, तो ये पहुंचेगा कहां, यहां पहुंचेगा प्लास्टोसियोनॉन में। कहां पहुंचेगा, प्लास्टोसियोनॉन में, प्लास्टोसियोनॉन में यह पहुंचेगा। अब जरा ध्यान से समझिए कि ये साइटोक्रोम के बाद प्लास्टोसियोनॉन तक आ गया। अब प्लास्टोसियोनॉन क्या करेगा, यह फिर कहेगा भाई साहब जहां से इलेक्ट्रॉन आए थे आप अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर लो। ये 2 इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के आया था फिर अपने कंडीशन में आ गया। तो बताइए जिस पॉइंट से P700 से, जिस वर्णक से यह निकल कर यह इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, क्लोरोफिल के जिस वर्णक से यह निकला था, सिर्फ उसी पे आके यह रुक गया। तो जब जहां से निकला वहीं पे आके फिर से मिला, तो बताइए यह पूरी की पूरी क्रिया एक चक्रीय अवस्था हुई कि नहीं? जब यह पूरी की पूरी क्रिया
चक्रीय अवस्था हो गई, पूरी की पूरी यह चक्रीय अवस्था हो गई, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण। इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से हस्तांतरित हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के दौरान प्रकाश का फास्फेटीकरण हुआ। मतलब क्या, प्रकाश से हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकली। तो यह पूरी क्रिया हो गई कि चक्रीय इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण और उनके साथ में प्रकाश का फास्फेटीकरण, यह एक क्रिया हो गई आपकी क्लियर। तो आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा चक्रीय इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के साथ आपका प्रकाश का फास्फेटीकरण कैसे होता है। अब सेम घटना के अंदर एक और घटना आती है जो कहलाती है अचक्रीय इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण और प्रकाश फास्फेटीकरण। तो देखिए जरा सा, अचक्रीय अर्थात कि यह आपका चक्रीय वाला केस था। अब देखना हमें क्या है, अचक्रीय इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के साथ में फास्फेटीकरण की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब जरा सा दिखाते हैं आपको अचक्रीय केस में। देखिए अब हम लोग को क्या जानना है, अचक्रीय यानी दूसरा नंबर हमें जानना है, अचक्रीय इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण एवं प्रकाश का फास्फेटीकरण। दो चीजें, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण और प्रकाश का फास्फेटीकरण। लेकिन यहां पे केस है कि यह केस होगा अचक्रीय। कौन सा केस होगा, अचक्रीय होगा। तो देखिए अचक्रीय में कैसे काम करेगा। तो यहां पे जो वर्णक हमें देखने को मिलेगा वो वर्णक होगा P का 680। ठीक है, फिर सेम केस होगा कि इन पे फोटोन का अटैक। देखिए यहां पे फिर से क्या होगा, फोटोन का अटैक होगा। फोटोन के दो फोटोन यहां पे अटैक करेंगे। क्लियर। अब यहां पे P 680 पे अटैक होगा। अब यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो किसके पास जाएगा, जो इसके सबसे नजदीक हो, प्राइमरी रूप में एक्सेप्ट करने वाला जो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अब प्राइमरी एक्सेप्टर लेने के लिए तो ले लेगा, लेकिन इसे रख नहीं पाएगा। रख पाएगा क्या, नहीं रख पाएगा। तो क्या करेगा, इसको ये आगे बढ़ाएगा। तो ये क्या देगा, ये क्विनोन को देगा। किसको देगा, क्विनोन। या किसको देगा, क्विनोन को, यानी कि प्लास्टो क्विनोन को देगा। प्लास्टो क्विनोन क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को। एनर्जी कहीं नहीं बन रही अभी, यह प्लास्टो क्विनोन आगे बढ़ा दो इलेक्ट्रॉन, तो कहां पहुंचेगा ये, तो ये पहुंचेगा साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में पहुंचेगा। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जब नीचे पहुंचेगा तो ये कहां पहुंचेगा, साइटोक्रोम जब कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ेगा तो प्लास्टोसियानिन के पास पहुंचेगा। प्लास्टोसियानिन के पास पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, प्लास्टोसियानिन के पास पहुंचेगा। अब प्लास्टोसियानिन के पास यह पहुंच गया। यह जब दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो प्लास्टोसियानिन क्या करता है कि पीछे केस में देखा था कि प्लास्टोसियानिन जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, यह दो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, तो यह दो इलेक्ट्रॉन देता है किसको, दो इलेक्ट्रॉन देता है P, किसको देगा, P 700 को देगा, P 700 को देगा। और P 700 फिर क्या करेगा, प्राइमरी वाले को, प्राथमिक एक्सेप्टर को। और प्राथमिक एक्सेप्टर फिर क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। और प्राथमिक एक्सेप्टर किसको दे देगा, आपका प्लास्टोक्विनिन को देगा, PQ को देगा। और फिर साइटोक्रोम को, फिर क्या करेगा, साइटोक्रोम को देगा। ठीक है, और साइटोक्रोम के बाद फिर कहां पहुंचेगा, प्लास्टोसियानिन के बाद फिर आगे की घटना कंटिन्यू चलेगी। तो बात समझ में आ रही, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बाद कहां चला जाएगा, यह फिर चला जाएगा प्लास्टोसियानिन में। और प्लास्टोसियानिन से तो पता है फिर से कहां चला जाएगा, P700 में। तो यह घटना अगर ध्यान से देखें तो यह घटना आपको कुछ दिखाना चाहती है। और यह घटना कैसे दिख रही है, जरा ध्यान से देखिए। यह घटना नीचे से ऐसे निकली, फिर ऊपर से डाउन आई, फिर ये नीचे से ऐसे गई। मतलब क्या, सीधे फॉर्म में देखे तो यह अगर ऐसे फॉर्म में देखे तो यह जेड का रूप ले रही है। कैसा रूप ले रही है, जेड का फॉर्म ले रही है। तो इसे हम लोग जेड साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड स्कीम।
साइकिल नहीं, जेड स्कीम भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि जेड स्कीम रिएक्शन बताइए, तो वो कौन है? अचक्रीय इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण जिसमें प्रकाश का फास्फेटीकरण होता है। आशा फ्रेंड्स ये क्लियर हो गई होगी, और इसके माध्यम से इसमें एनर्जी बनती है। अर्थात कि फास्फेटीकरण की दो विधि, दो क्रियाएं, एक चक्रीय और एक अचक्रीय, दोनों आशा क्लियर हो गया होगा। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।